नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। गांव देहात की टीम इस समय नई दिल्ली पूसा कृषि संस्थान में मौजूद है और राष्ट्रीय कृषि मेला 2023 का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर 2 मार्च से 4 मार्च तक ये कृषि मेला चल रहा है और मेले का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि इस मेले का उद्घाटन 2 मार्च को भारतीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था और इस वर्ष की 2023 की जो थीम है वो थीम है जो मोटे अनाज हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। मोटे अनाज के माध्यम से खाद्यान्न और पोषण से पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए, ये 2023 के राष्ट्रीय कृषि मेले का जो है थीम है। ये मेला जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से पूसा संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। तो आज गांव देहात की टीम आपको किसानों से मिलवाएगी और कृषि में उन्नतशील खेती करने वाले किसानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे हम लोग। कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ बेहतर से बेहतर जानकारी है, जिसमें कई हज़ार किसान आए हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, नए स्टार्टअप खेती किसानी में करने वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, उद्यमी मौजूद हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो इसकी थीम है जो मोटे अनाज हैं उनको बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जो है इसकी प्रतिभा को पहचानते हुए इसको श्री अन्न नाम दिया है। नए नाम से इसको नवाजा भी है और पूरे विश्व को वैश्विक स्तर पर इस साल 2023 को जो है मिलेट वर्ष यानी कि मोटे अनाज के दिवस के रूप में, मोटे अनाज के रूप में इस पूरे सत्र को, पूरे साल को मनाया जाए। इसके लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म से भी उन्होंने जो है आह्वान किया है। तो आज कृषि मेले में सबसे पहले कृषि मेले का जो उद्देश्य है उसको हम आपको बताते हैं। कृषि मेले का जो उद्देश्य है वो जो 86% छोटे किसान हैं उनको जो है खेती किसानी से कैसे जोड़ा जाए, उनको बढ़ावा कैसे दिया जाए। इसके साथ साथ खेती में जो छोटे और मोटे अनाज की खेती करने वाले लोग हैं उनको जो है उनको इससे कैसे जोड़ा जाए, ये भी इस जो है 2023 के राष्ट्रीय कृषि मेले का उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो सब्जी की फसलें हैं, खेती बागवानी करने वाले लोग हैं, इनकी फसलों को कैसे संरक्षित किया जाए, मृदा के जो है परीक्षण से संबंधित जानकारी से जो है उनको कैसे जोड़ा जाए, इसका भी आयोजन यहाँ पे हो रहा है। तो आज राष्ट्रीय कृषि मेले में हम आपको मेले का भ्रमण कराते हैं, अलग अलग किसानों से मिलवाते हैं। गांव देहात की टीम यहाँ मौजूद है। तो आइए हम आपको मेले में सीधे घुमाते हैं। भावना का प्रकाश सारे जग में फैलाया, अगणित बार बजाई जिसने मानवता की लाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। तब तक का ग्रीन फंड वाला बेटा मम्मा का रोजी करो पहले। वेरी फाइन समझ के बनाओ 400 रुपये मैंने डाले कर ले में
हल्का सा मसाला लगाना है, थोड़ा सा पानी। 80 रुपये। तो इसी से काम करेगा 1 से 15 किलो, एक ही काम करेगा। घर, दुकान, ऑफिस, इसको कहीं भी लगाइए। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है, जो लोग पूसा मेला नहीं आ पाए हैं, हमारा जो कांटेक्ट नंबर करें, पूरा चर्चा का विषय इसी के ऊपर हो। ठीक है, अब ड्रोन की बात हो रही है। ड्रोन अगर आएगा तो ड्रोन उड़ाने के लिए क्या नौजवान हमारे काम नहीं आएंगे? ये नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। अगर एक ड्रोन एक बार उड़ान भरता है और 8 मिनट के अंदर 1 एकड़ खेत में छिड़काव करके आ जाता है, सिर्फ आपको मैजिक स्टिक से उसको ऑपरेट करना है, तो हरदीप जैसे यंग बच्चे पूरे एक गांव के 100 एकड़ खेत का छिड़काव दवा का 1 दिन के अंदर करके सारा काम समाप्त कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी से लोगों के एटीट्यूड में, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। सिर्फ समय की बात है। देखो, अभी तो एपीओ की बात नहीं होती थी, स्टार्टअप की बात नहीं होती थी। पिछले 5 साल 6 साल से ये बात होनी शुरू हुई है। तो जब बात होनी शुरू हुई तो निश्चित रूप से इसके परिणाम मिलेंगे आगे। धन्यवाद। 25,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं आज हमारे देश में जो रजिस्टर्ड हैं, और अगर हम अनरजिस्टर्ड की बात करें तो आप इससे आंकड़ा डबल लगा लीजिए। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो तकरीबन 4,000 से 5,000 के बीच में हमारे पास एग्री के स्टार्टअप हैं। अब ये है कौन, इसकी अगर हम चर्चा करें तो ये लोग, जैसे कि बात हो रही थी कि 82% जो फाउंडर्स हैं या बनाने वाले हैं वो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लोग हैं। तो इसका मतलब, और इनकी आयु जो है वो तकरीबन 27-28 साल के युवा हैं, जिन्होंने 4-5 साल का अपना कहीं ना कहीं पे काम किया है, किसी कंपनी में काम किया है, समझा है, और तब ये एग्रीकल्चर में कूदे हैं। तो ये क्यों कूदे हैं एग्रीकल्चर में? जो कि नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनका हम जब इंक्यूबेशन में लेते हैं तो ज़्यादातर समस्या ये आती है, और अगर हम खेती को रिमोनेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें यही है कि खेत को किसान को अपनी उपज का एक अच्छा दाम मिलना चाहिए, उसकी लागत कम होनी चाहिए। तो इसी में ये युवा इसी बात को लेकर के गंभीर हैं और कूदे हैं इसके अंदर। तो हमारा अपना किसान का बेटा क्यों नहीं कूद सकता? अगर हम 82% जो फाउंडर्स हैं वो नॉन एग्रीकल्चर के हैं, जिसमें IITs के लोग हैं, IIM के लोग हैं, बिट्स पिलानी के लोग हैं, पूसा कृषि में जहां हम तकरीबन 400-500 स्टार्टअप के साथ काम किया है, तो देश का कोई अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं बचा जिसके बच्चे हमारे पास आकर के KAT के बारे में बात नहीं करते और टेक्निकल इम्पोर्टेंस नहीं समझते। 1996 में मेरे पिताजी ने फिशरीज का कल्चर चालू किया। सबसे पहले उन्होंने गांव के तालाब से कल्चर स्टार्ट किया, जिससे उन्हें फ़ायदा दिखा। तो बेसिकली हमारा काम पट्टे के तालाबों पे जाता है, और हम और हमारे पापा 2 समितियाँ रन कर रहे हैं फिशरीज की, जिसके सहारे हमें काफ़ी अच्छे बड़े लैंड 2 हेक्टेयर से ऊपर के तालाब पट्टे पे मिल जाते हैं। और जिससे इतना हेक्टेयर वाटर एरिया मेरे पास है। और हम 1996 से सबसे पहले मछली पालन जब स्टार्ट किया तो हमने बड़ी मछली का कल्चर किया, बच्चा बेचना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे डिमांड बढ़ी। 2009 में हमने अपनी हैचरी इस्टेब्लिश की, जो आज अच्छे से रन हो रही हैं। और तरह की मछलियाँ जो फिशरीज कल्चर के लिए हम लोगों का ज़रूरत होती है, जैसे मेन बेसिकली IMC इंडियन मेजर कार्प, जिनमें रोहू, नैन, भाकुर, और विदेशी कार्प सिल्वर, ग्रास, चाइना, ये सब आते हैं जो आमतौर पे मछली के कल्चर में यूज़ किए जाते हैं। तो इनमें